हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई क्लास में। तो आज हम एक फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव एवं वेल्डिंग। ठीक है ना। ध्यान से पढ़ते हुए समझ के हुए चलिएगा। ठीक है ना। जहाँ हमें हीटिंग के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है ना। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, सारे एक एक क्वेश्चन देखते चलिएगा। ठीक है ना। और बाकी सारे चैप्टरों के मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। कल भी मैंने 2 क्लास डाली थी एक ही चैप्टर की, पार्ट 1 और पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आपने वो देख ली होगी। चलो ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है अप्रेरच ऊष्मीय भट्टी में पिघलाए जाने वाली धातु चार्ज को ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। मतलब ये कह रहे हैं जो ऊष्मा भट्टी होती है उसमें पिघलाई जाने वाली जो धातु की जो चार्ज होती है वो क्या क्या उसका वो जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है हीट का, वो किस फॉर्म में होता है। केवल चालन के द्वारा होता है या केवल विकिरण के द्वारा होता है या केवल संवहन के द्वारा होता है। विकिरण एवं संवहन के द्वारा होता है। तो इसका आंसर डी वाला एकदम करेक्ट है, विकिरण एवं संवहन के द्वारा होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है थ्री फेज प्रक्षय ऊष्मा भट्टी के लिए आवश्यक एलिमेंट्स की संख्या होती है। थ्री फेज थ्री फेज प्रक्षय ऊष्मा भट्टी के लिए कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है 3। ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स की संख्या की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत भट्टी की दक्षता होती है 40 से 50%, 50 से 75%। तो इसका जो सही आंसर है 50 से 75%। ठीक है ना। विद्युत भट्टी की दक्षता की आवश्यकता होती है 50 से 75%। ठीक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्रेरक ऊष्मन भट्टी में उच्च तापमान में उत्पन्न करने के लिए, मतलब कह रहा है जो ऊष्मा भट्टी होती है उसमें हाई टेम्परेचर उत्पन्न करने के लिए प्रेरक में मतलब जो प्रेरक ऊष्मा होती है, मतलब जिसमें मैग्नेटिक फील्ड से वो होती है, हीटिंग जनरेट होती है, वो हाई टेम्परेचर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है क्वेश्चन कहने का मतलब। तो इसे देखते हैं ऑप्शन। ऊष्मा तंतु प्रयोग किया जाता है, प्रेरक कुंडली का प्रयोग किया जाता है, विद्युत स्पार्क प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय बल प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर प्रेरक कुंडली प्रयोग किया जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि वो इंडक्शन होते हैं घर में जिस पे खाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, वो एक प्रेरक कुंडली होती है और उसमें एक हीट जनरेट होती है। तो ये यही कह रहा है जो प्रेरक से उसमें भट्टी में जो हाई टेम्परेचर उत्पन्न किया जाता है तो प्रेरक कुंडली का प्रयोग से ही किया जाता है। मतलब एक तरह से इंडक्शन से प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अपने घर में इंडक्शन ला के हाई टेम्परेचर पर खाना बनाते हैं, उसे टेम्परेचर को उत्पन्न करके ऐसी भट्टी में भी अ, उस टाइप से बना के हीटिंग जनरेट की जाती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कोर रहित प्रेरक ऊष्मा भट्टी में निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पिघलाया जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कोर रहित प्रेरक ऊष्मा भट्टी में निम्नलिखित में किस पदार्थ को पिघलाया जाता है। तो धात्विक चूर्ण पदार्थ को पिघलाया जाता है। ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट है। और देखते हैं आगे 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्रेरक ऊष्मा भट्टियों में किसमें होती हैं। मतलब जो प्रेरक ऊष्मा भट्टी होती है वो किसमें होती है। तो इसका आंसर जो सही है सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। कोर युक्त तथा कोर रहित, कोर युक्त तथा कोर रहित में होती है। ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रेरक ऊष्मा भट्टी में ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब जो प्रेरक ऊष्मा भट्टी में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो हीट जनरेट होती है, वो किस कारण होती है। चार्ज में प्रेरित धारा प्रभावित होने से या चार्ज प्रत्यक्ष धारा प्रवाहित होने से, चार्ज तथा इलेक्ट्रोड के माध्यम से आर्क पैदा होने से या ऊष्मा तंतु के प्रभावित होने से। तो इसका जो सही आंसर है वो ए वाला, चार्ज में प्रेरित धारा प्रवाहित होने से ऊष्मन भट्टी में ऊष्मा पैदा होती है। ठीक है ना। अब देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से आर्क भट्टी की किस्में होती है। निम्नलिखित किस्में आर्क भट्टी किसमें होती है। तो प्रेरक आर्क भट्टी है ना, अप्रेरक आर्क भट्टी या समबंध आर्क भट्टी। तो ये तीनों, ठीक है ना, ये तीनों इसका सही आंसर है। ठीक है। आगे देखते हैं
विद्युत आर्क भट्टी में ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब ये कह रहा है जो विद्युत आर्क भट्टी होती है उसमें हीटिंग कैसे उत्पन्न होती है? चार्ज में विद्युत धारा प्रभावित करने से होती है, या चार्ज में इलेक्ट्रोड को टकराने से होती है, उच्च वोल्टेज पर एयर गैप आयनीकरण कारण आर्क पैदा होता है, या उपयुक्त में से किसी भी एक कारण से नहीं। ये इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है हमारा। हाई वोल्टेज पर एयर गैप में आयनीकरण होता है, मतलब हाई वोल्टेज होता है और एयर गैप होता है, जिसके कारण जो चार्ज होते हैं उनका वो स्थानांतरण होते हैं, मतलब आयनीकरण होता है, जिस कारण आर्क पैदा होने लगता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। 10वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत आर्क भट्टी का तापमान नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। मतलब जो विद्युत आर्क भट्टी होती है, मतलब जो हमारी भट्टी होती है जिसमें आग उत्पन्न होती है, उसको हम कैसे नापते हैं हीट को? तो वो हम नापते हैं पायरोमीटर से, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन हमारे एकदम करेक्ट है। 11वां देखते हैं। प्रत्यक्ष आर्क भट्टी की क्षमता होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 से 10 टन, ठीक है ना। जो आर्क भट्टी की क्षमता होती है वो 5 से 10 टन के बीच की होती है, ठीक है। 5 से 10 टन होती है, ठीक है। अब देखते हैं 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। सोल्डिंग प्रक्रिया में फिलर धातु होती है। फिलर धातु होती है वो कैसी होती है, किससे बनी होती है? वो लेड टिन मिश्र धातु से मिलकर बनी होती है। सी वाला ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे मजबूत जोड़ तैयार करने के लिए विधि कौन सी होती है? जो सबसे मजबूत जोड़ तैयार करने के लिए हमारी विधि कौन सी होती है? सोल्डिंग, ब्रजिंग, वेल्डिंग या वेल्डिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा वेल्डिंग, ठीक है ना। वेल्डिंग सबसे मजबूत क्या कहते हैं विधि होती है। मतलब आपने देखा होगा, हम जैसे कोई भी लोहे वगैरह चीज़ टूट जाती है तो हम कुछ भी हो जाता है, क्रैक हो जाता है, तो हम उसमें वेल्डिंग करा देते हैं, तो वो बहुत मजबूती से चिपक जाती है, ठीक है ना। तो वेल्डिंग एक बहुत मजबूत होती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। जूल नेतांक का मान होता है, जूल नेतांक का मान होता है 4.183, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है आपका 860 कैलोरी के, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन हमारे सही है, ठीक है ना। 860 कैलोरी के 1 किलोवाट बराबर होता है 860 कैलोरी के। अब देखते हैं 16वां प्रश्न क्या कह रहा है। 16वां प्रश्न कह रहा है 1 ओम प्रतिरोध में से 1 सेकंड तक 1 एम्पीयर धारा प्रभावित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है। 1 कैलोरी, 1 जूल, 1 किलो कैलोरी, या 4.18 जूल, ठीक है ना। 4.80 जूल। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 1 जूल। आप ऐसे भी फॉर्मूला ला सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। हीट बराबर एच बराबर आई स्क्वायर, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, आर टी। एम्पियर हमारा एक देख रहा है, रेजिस्टेंस भी हमारा एक देखा है, समय 1 सेकंड भी एक दे रखा है। एक एक की गुणा करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो वो हमारा काय में होगा, जूल में आंसर आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जूल में होगा। ऊष्मा निकालनी, ऊष्मा हमने निकाल ली, ठीक है। तो आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न हमारा कह रहा है धात्विक चादरों की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त वेल्डिंग विधि होती है। मतलब जो धात्विक चादर है, मतलब कि मान लीजिए किसी भी धात्विक मतलब लोहे की 2 चादरें हैं, उसमें उसको जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सीम वेल्डिंग, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, सीम वेल्डिंग की जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उचित है? मतलब प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रयोग निम्नलिखित में किस कार्यों के लिए उचित है, ठीक है ना। तो हल्के कार्यों के लिए, भारी कार्यों के लिए, हल्के तथा भारी दोनों प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो ये कह रहा है जो प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रयोग है वो इनमें से किसी के लिए भी नहीं होता, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न। बिंदु वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। बिंदु वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है धात्विक चादरों को जोड़ने के लिए, भारी जॉब खंडों को जोड़ने के लिए, धात्विक चादर से बने पत्रों या हैंडिंग आदि जोड़ने के लिए, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसका जो सही आंसर बिंदु वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है धातु चादर से बने हैंडिंग आदि को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नट बोल्ट जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाली वेल्डिंग होती है। तो आपके जो नट बोल्ट होते हैं
उसमें उसको जोड़ने के लिए कौन सी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, तो प्रेक्षेप्ट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या कहता है। विद्युत लैंप के तंतु में सपोर्टिंग तारों के साथ वेल्ड करने के लिए प्रयुक्त वेल्डिंग तकनीकी होती है। मतलब जो विद्युत लैंप होते हैं, जो इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं, उसमें तंतु के जो तार होते हैं उनको सपोर्ट तारों के साथ वेल्ड करने के लिए कौन सी तकनीकी या कौन सी वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम होता है बिंदु वेल्डिंग। ठीक है ना, ए वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं, आएंगे देखते हैं हम। 1000 वाट की क्षमता का ऊष्मीय तंतु 1 मिनट में समय कितनी ऊष्मा पैदा कर सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा 60,000 जूल। ठीक है ना, आप वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इससे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, सॉरी 1000 जूल मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूंगा, इससे नहीं निकलेगा। ठीक है ना, आपने कमेंट किया नहीं वो, चलो फॉर्मूले में लिस्ट डालता हूँ। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे डालता हूँ। ठीक है, आप उसमें देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है 23वां प्रश्न। वैद्युत कार्यों के लिए प्रयुक्त सोल्डर में लेड तथा टिन का अनुपात होता है। ठीक है ना, वैद्युत कार्यों के लिए प्रयुक्त सोल्डर में लेड तथा टिन का अनुपात होता है, तो इसका होता है 40:60। ठीक है ना, 40:60 इसका रेशो होता है। ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न, देखते हैं 24वां प्रश्न क्या कह रहा है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त फ्लक्स कार्य होती हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया में फ्लक्स कार्य होते हैं जॉब की सतह साफ करना, जॉब की सतह का ऑक्सीकरण रोकना, पिघले सोल्डर को भाप में सुगमता प्रदान करना, ये उपयुक्त सभी। ठीक है ना, तो इसका डी वाला ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, सोल्डरिंग प्रक्रिया में ये सारे प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 25वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है। तांबे के तारों की सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स के में मुख्य घटक होते हैं जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, है ना, बेरोजा, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी, जिंक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड और बेरोजा, है ना, इसका सही आंसर है। ठीक है ना, ये सारे ही होंगे, जिंक क्लोराइड, अमोनिया और बेरोजा सारे ही होंगे। ठीक है ना, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ भी ये भी चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसके भी कंप्लीट MCQ मैंने करा दिए हैं। जितने भी चैप्टर कराए सारे के सारे चैप्टरों के मैंने कंप्लीट MCQ करा दिए हैं। एक भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके मैंने MCQ नहीं कराए हो, जिसके मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराए हो। ठीक है ना, पूरे के पूरे चैप्टर के कंप्लीट MCQ मैं आपको कराता चल रहा हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करिए। 2-3 क्लास में तो मैंने आपसे कही भी नहीं थी, आप खुद ही कर देते हैं, मुझे पता है, आप लोगों पे मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है ना, सब्सक्राइब भी आप कर देते हैं, वीडियो लाइक भी आप कर देते हैं, मैं जानता हूँ अच्छे से। ठीक है, पर है नहीं है, थोड़ा चैनल पे कम वो देखने को मिल रहा है ग्रोथ, आप ही का चैनल है। ठीक है, आगे सेमेस्टर की भी क्लासेस मैं इस पे डालूंगा। ये नहीं है कि सिर्फ पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम तक ही आपका साथ दूँ, उसके बाद आपका साथ छोड़ दूँ। अब मैंने रेगुलर क्लास डालना भी देखो चालू कर दिया है। ठीक है ना, तो आप अब हम पे थोड़ा भरोसा बनाए रखिए, और आगे इस चैनल को बढ़ाने का जो काम है वो आप ही के हाथ में है। ठीक है ना, तो आप इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ को भी भेज दीजिए, अकेले अकेले मत पढ़िए, उनको भी ना थोड़ा पढ़ने दीजिए। ठीक है ना, तो आप थोड़ा देखिए इस चैनल के, शेयर वगैरह कर दिया करिए, वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए चैनल को, जिससे कि मुझे और मोटिवेट मिले और मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। और अब मैंने पढ़ाने का थोड़ा तरीका इम्प्रूवमेंट कर दिया है, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा। और कोई भी चीज़ हो, दिक्कत हो, कैसी भी प्रकार की समस्या हो, कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, आप बेफ़िक्र होकर कमेंट कर दीजिए, प्रॉब्लम का हल ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद।